मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में जो स्थितियां बनी उनके बारे में, क्योंकि चुनावी परिणाम जो आए हैं उसमें 10 में से 5 सीट कांग्रेस और 5 सीट भाजपा को मिली। पिछली बार 10 की 10 सीट भाजपा को मिली थी। उससे पिछली बार भाजपा को 2014 में 7 सीट, 2 इनेलो को और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी रोहतक की। तो इसके पीछे का जो पोस्टमार्टम है, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो उस बारे में क्या स्थितियां रही। क्योंकि मुझे जो लगता है इस आकलन में, पोस्टमार्टम में, कि इस बार कांग्रेस ने भाजपा को इतना नहीं हराया 5 सीटों पर जितना भाजपा ने भाजपा को हरा दिया। रणनीतिक चूक भाजपा की, क्योंकि मैंने एक अंक में जब शुरू में चुनाव से पहले भी कहा था कि कैंडिडेट सिलेक्शन और बहुत सी कमियां चुनाव में भाजपा को ले डूबेंगी। तो कहने का मतलब आप देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो हार गई, क्योंकि जो के पास 10 सीट थी 5 गई, तो हारने जैसा तो लगेगा ही। लेकिन आज भी 5-5 सीटों पर, जहां पूरे देश में ही ऐसी हालत हुई, तो हरियाणा में आज भी 5-5 सीटों पर चुनाव भाजपा और कांग्रेस यानी बराबर की टक्कर में है। और ये बड़ा आसान चुनाव हो सकता था भाजपा के नजरिए से। 8 सीट तो लगभग भाजपा बड़ी आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि आप देखेंगे कि 10 साल का जो शासन होता है उसके बाद स्थितियों में कहीं ना कहीं गिरावट तो आती है। कांग्रेस ने 2004 से लेके 2014 तक जब शासन किया, तो 2009 में भाजपा ने भी इसी तरह 10 की 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 2009 में 10 में से 10 सीट जीती और 2014 में केवल एक ही सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सीट केवल कांग्रेस जीत पाई। और उसके बाद फिर 10 की 10 सीटें कांग्रेस हार गई। और कांग्रेस का यानी कि 10 साल के बाद एक बार 1 सीट और अगली बारी 10 साल में सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन भाजपा आज भी 10 में से 5 सीट जीतने में कामयाब हो गई, वो भी भाजपा की इतनी गलत सीट कलेक्शन के बारे में और उन कमियों के बावजूद। तो हम एक एक चीज पर बात करते हैं। जैसे अंबाला में भाजपा लगभग 4 सीटों पर, मैं 90 की 90 सेगमेंट की बात कर रहा हूं। 9 विधानसभा होती है एक लोकसभा में। अंबाला में भाजपा का अब बंतो कटारिया, क्योंकि कितनी भारी गलती है, पहले रतनलाल कटारिया और उनका 36 का आंकड़ा अनिल विज को कमजोर करके भाजपा ने वहां बंतो कटारिया को टिकट दी। और सिरसा, ये जो 2 सीटें हैं, दोनों सीटें एससी रिजर्व हैं और दोनों सीटें एक ही बिरादरी को दे दी गई। और आपको मालूम होगा कि हरियाणा में उसी बिरादरी के, क्योंकि इस पूरे चुनाव में राष्ट्रवाद के साथ बीजेपी को जो वोट मिला वो राष्ट्रवाद का, और जो दिक्कतें आई चुनाव जो पूरी तरह कई जगहों पर जातीय समीकरण में उलझ गया। इसलिए हम बात जातीय समीकरण की भी कर रहे हैं कि हरियाणा में जैसे अखिलेश ने वहां जातीय समीकरण को फिट किया, हुड्डा ने भी किया, लेकिन भाजपा जो जातीय समीकरण की मास्टर मानी जाती है उसने जातीय समीकरण को पूरी तरह इग्नोर किया। राज्यसभा का सांसद भी एक ही बिरादरी से, उसी बिरादरी से दोनों सीट देना, सुनीता दुग्गल की टिकट को काटना, ये लगता है कि एक सबसे बड़ी भारी भूल भाजपा ने की। और इसके साथ साथ जो मुझे लगता है, क्योंकि भाजपा जो सीटें हारी है, जो 3 सीट मैं कह रहा हूं कि भाजपा जीत सकती थी, उसमें सोनीपत की सीट केवल भाजपा 20,000 वोट से हारी है और अंबाला की सीट केवल 49,000 वोट से हारी और हिसार की सीट केवल 63,000 वोट से भाजपा, 61,000 वोट से भाजपा हारी। भाजपा ने उस एक पूरे वर्ग को नाराज किया। उसके बाद भाजपा की जो मैं मानता हूं ये गलती हो चुकी थी, उसके बाद भाजपा ने जो कमी की, 3 महीने में कोई भी प्रदेशाध्यक्ष
भाजपा की इन फाइटिंग के चक्कर में 3 महीने में कोई भी प्रदेशाध्यक्ष नहीं दिया। जब जातीय समीकरण की बात है, मुख्यमंत्री नायब सैनिक को जब प्रदेशाध्यक्ष बनाया था तो एक समाज पूरी तरह कंसोलिडेट होकर भाजपा के साथ था, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के बाद उनकी जगह किसी भी व्यक्ति को, किसी अदर कास्ट को अगर प्रदेशाध्यक्ष बना देते 20-20, 25-30 हजार वोट तो लोकसभा में वैसा ही क्योंकि जातीय समीकरण चल रहे थे, और उसके बाद उस प्रदेशाध्यक्ष का ये फायदा होता कि वो बैठ के लेता कहीं, क्योंकि पूरा चुनाव भाजपा ने लड़ा ही नहीं, केवल मोदी की हवा बस। ये जो 5 सीट आई हैं इसमें कोई कहता हो कि मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं, लोग खुद गए और मोदी को वोट देकर आ गए। भाजपा संगठन इस बार पूरी तरह से बिल्कुल जैसे कहते हैं जमीन पर सोया हुआ था, गर्मी में एसी चलाकर ही सोया रहा। चाहे वो विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, पूरा आनंद में सबको पता था कि मोदी के नाम का तो वोट आ ही जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण भी अगर ठीक कर लेते तो मोदी के नाम से 8 सीट तो आई जानी थी, क्योंकि भाजपा चूक कर चुकी थी। मैंने कहा कि जैसे दोनों सीटों पर बंतो कटारिया और अशोक तंवर, पहले दिन से ही अशोक तंवर, मैंने अपने पहले अंक में भी बताया था कि अशोक तंवर जब मोदी का ही चेहरा लेकर चुनाव में जाना है तो किसी अपने कार्यकर्ता को लेकर जाते जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। अशोक तंवर को ले जाने से जैसे ही वहां टिकट दी पूरे प्रांत में ही, क्योंकि तय हो गया रोहतक और सिरसा तो भाजपा हार रही है। तो अंबाला में जैसे मैंने कहा बंतो कटारिया को टिकट दी, वहां 5 सेगमेंट पे भाजपा अभी भी जीती। 4 सेगमेंट क्योंकि मुलाना में भाजपा को बड़ी हार हुई, वरुण चौधरी एक अच्छे उम्मीदवार थे, वहां पर उनके अपने क्षेत्र में क्योंकि वो एमएलए थे उनको अच्छी बढ़त मिली। लेकिन भाजपा कैंट और सिटी उन दोनों में भी बराबर रह गई। सिटी में भाजपा हारी और कैंट में केवल 4 साढ़े, जो अनिल विज जैसा कद्दावर नेता का इलाका है, वहां पर भाजपा 4-5 हजार वोट से हारी, और अंबाला सिटी में भाजपा 5 हजार वोट से हारी और कैंट में जीती। यानी दोनों का, अंबाला की जो 2 सेगमेंट है इसमें भाजपा बराबर शराबर जही, जहां पर भाजपा का जीत कम से कम भी 75,000 और 1 लाख के बीच में होनी चाहिए थी, उसी सेगमेंट में ही भाजपा का हालत खराब हो गई। तो अंबाला में क्योंकि मुख्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, तो अगर इस चुनाव को संभाला गया होता अंबाला सीट जीतना बहुत आसान था। उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। वहां नवीन जिंदल को टिकट दिया गया, वहां कांग्रेस के कुछ लोगों ने भी उनको मारा और वो सीट भाजपा, जो किसान के जो गढ़ थे कालायत, पेवा और शाहबाद, ऐसे स्थानों पर भाजपा को हार मिली। लेकिन लाडवा, थानेसर, कैथल और रादौर, लाडवा, इन 6 स्थानों पर भाजपा चुनाव जीती। और इस सीट को मैं आने वाले विधानसभा को लेकर भी बात कर रहा हूं कि भाजपा कहां जीती, क्योंकि भाजपा ने जो है यहां पर जो 90 विधानसभा बनती है उसमें 44 सीट पर भाजपा जीती है, 43 सीट पर कांग्रेस जीती है और 3 सीट पर आम आदमी पार्टी, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आपस में गठबंधन था, जो विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि वो रहेगा, वो टूटेगा ही वो गठबंधन। तो 46 पे विपक्ष और 44 पे, यानी कि बराबर की टक्कर, ऊपर भी 5-5 और नीचे भी 44-46, यानी कि बराबर की टक्कर से विधानसभा चुनाव का भी जो बिगुल है वो बजा। उसके बाद अंबाला की बात करें तो अंबाला में मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री खड़े थे, उस सीट पर पिछली बार भी 6 लाख का मार्जिन था, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं था किसी भी प्रकार का। वो 9 की 9 विधानसभा हारे, असंध में बिल्कुल कम मार्जिन से जीते। तो उस सीट पर किसी को, बहुत से लोग कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर हार जाएंगे, लेकिन वो सीट ही ऐसी थी, उस सीट पर अगर मैं भी खड़ा हो जाता जाकर या कोई भी आप में से भी खड़ा हो जाता तो वो भाजपा ने सीट जीतनी थी, वो प्राकृतिक सीट ही भाजपा की थी। उसका जो जातीय समीकरण, जो उस सीट का स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में। अगर इस सीट पे भी भाजपा को कुछ नहीं था तो भाजपा 10 की 10 सीटें हार जाती। उसके बाद हम बात करते हैं सोनीपत सीट की। सोनीपत में मैंने भी कहा था कि 6 सेगमेंट में भाजपा जीतेगी, 3 में कांग्रेस जीतेगी और भाजपा 6 की बजाय 5 में जीती। राई, गन्नौर,
सोनीपत, जींद और सफीदो, लेकिन सोनीपत को छोड़कर बाकी सभी जगह पे भाजपा को मार्जिन कम आया। गोहाना में भाजपा को जीतना चाहिए था, लेकिन वहां 1200 वोट से यानी बराबर शराबर रही। लेकिन जुलाना, बड़ौदा और खरखोदा, इन 3 सीटों पर भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन केवल 20,000 के मार्जिन से भाजपा ये सीट हार गई। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सीट अगर प्रदेशाध्यक्ष किसी को बनाया होता, या उन दोनों सीटों में अंबाला और उसमें जो उनकी दूसरी बिरादरी भी है एससी में, उसमें से एक सीट किसी को दी होती तो ये पूरा माहौल बनता। और ये सोनीपत सीट जीतना मुझे लगता है भाजपा के लिए, जबकि ये हुड्डा का गढ़ है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रोहतक, और यहाँ 3 सीट जो बता रहे थे लोग कि ये 3 तो गई, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने यहाँ 20,000 वोटों के मार्जिन से केवल हार प्राप्त की, जबकि दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट थे। यहाँ हुड्डा ने चुनाव में बड़ा जबरदस्त जातीय समीकरण, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट से पिछली बार लड़े थे, अगर वो खुद भी लड़ लेते तो ये सीट भाजपा जीत जाती, लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा देने की वजह से, क्योंकि वोट डिवाइडेशन करना था तो वोट डिवाइडेशन भी हुआ, और वो जींद जिले से उम्मीदवार था। तो जो भाजपा जींद जिले में पिछली बार 99,000 वोट से जीती थी, तीनों सेगमेंट में जीती थी, जुलाना, जींद और सफीदो, इस बार भाजपा वहां पर 15,000 से हार गई, यानी 1,20,000 का वोट का नुकसान केवल हमारे जींद जिले में ही भाजपा को हो गया। तो ये सीट भाजपा के लिए बड़ी कठिन परिस्थितियों में गई, राजनीतिक चूक की वजह से गई। उसके बाद कहेंगे रोहतक की बात। रोहतक में तो स्पष्ट ही था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिछली बार भी वो दीपेंद्र हुड्डा 7,000 वोट से हारे थे, तो इस बार उनका जीतना बनता ही था। और वो 9 के 9 विधानसभा में, मैंने कहा था कि किलोई और कोसली, इसके अंदाजे से ही पता लग जाएगा। जिस कोसली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 75,000 की लीड थी, इस बार कांग्रेस जीत गई उस सीट से जहां 75,000 की लीड थी, 2 वोट से, केवल 2 वोट से कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई कोसली विधानसभा से। मेरे उसमें क्या रहा, इसका जो मूल कारण रहा, मैं कह रहा हूं ना, पार्टी ने ही पार्टी को हराया। पिछली बार अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा अरविंद शर्मा हो सकते थे, लेकिन पार्टी ने ऐसी चूक की कि अरविंद शर्मा को 4.5 साल 5 साल कहीं भी किसी बैठकों में ना बुलाना, आपस की इन फाइटिंग रोहतक के अंदर, और अरविंद शर्मा को किसी भी कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट तक नहीं बनने देना, और एक दूसरे की वहां की लोकल भाजपा और अरविंद शर्मा 2 पार्टी हो गई। यानी जिस अरविंद शर्मा को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रांत में एक मैसेज दे सकते थे ब्राह्मणों में, और बड़ा नेता वो बन सकते थे, क्योंकि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को पिछली बार हराया था, लेकिन उनका बिल्कुल शून्य उनकी राजनीति कर दी। और फिर जब अंतिम समय आया, जब उनका पूरी तरह रोहतक से डिस्कनेक्ट हो गया अरविंद शर्मा, लोगों के पास आना जाना बंद हो गया, उसके बाद जब टिकट वितरण की बारी आई तो पता नहीं किस सेटिंग से उस अरविंद शर्मा को भाजपा ने टिकट दे दी। यानी जिस व्यक्ति ने, मैं कहता हूं कि अरविंद शर्मा जी का इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कसूर नहीं, जब उनको पावर ही तो जाए कहां वो। तो ये जो चूक की और फिर टिकट वितरण, तो वहां पर बड़ी हार होनी ही थी, क्योंकि वो 5 साल लोगों में ही नहीं रहे, आपस में इन फाइटिंग में भाजपा लगी रही। मैं कहता हूं ये वाली चूक भाजपा की इस पूरे प्रांत में भाजपा को ले बैठी रोहतक की सीट की वजह से। दूसरी बात करता हूं सिरसा की सीट, वो सीट भी सुनीता दुग्गल के पास या किसी उसी बिरादरी के किसी नए उम्मीदवार में किसी को दे देते तो वो सीट जीतते, और बाकी सीटों पर भी बहुत जबरदस्त असर होता। अब मैं जो इन फाइटिंग की बात कर रहा हूं, अब हिसार सीट पे बात करेंगे। तो हिसार सीट में लगता था कि 3 सीट पर भाजपा कांग्रेस जीतेगी और 6 पर कांग्रेस भाजपा जीत जाएगी। बुआनीखेड़ा में भाजपा केवल 200 मतों से हारी, जहां पर उसकी 10-15 हजार की लीड होनी चाहिए थी। हिसार में भाजपा 37,000 वोट से जीती, जहां पर उसकी 50,000 की लीड होनी चाहिए थी। आदमपुर नलवा, जो गढ़ है भजनलाल परिवार के, वहां से भी भाजपा को नहीं तो लगता था कि 10-10 हजार की तो लीड आएगी, लेकिन वहां भी हार हुई। यानी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, अंधे को भी पता था अगर कुलदीप बिश्नोई को ये टिकट होगी तो ये चुनाव आसानी से कुलदीप बिश्नोई जीत जाएंगे, लेकिन
मैं फिर वही कह रहा हूं, इनकी इन फाइटिंग अंदर कौन लोग थे जो भाजपा के नेताओं को आगे बढ़ने से रोक रहे थे कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना। और उसके अलावा कि अगर, क्योंकि चुनावी जाति समीकरण था, अगर कुलदीप बिश्नोई के पास सीट होती, इसका असर सिरसा की ओर जाता और सोनीपत की तरफ भी आता, और ये सोनीपत सीट भाजपा भी जीतती, क्योंकि ब्राह्मणों में भी कुलदीप बिश्नोई परिवार की एक ठीक ठाक सी वो रहती है, अग्रवालों में, पंजाबी बिरादरी में भी। लेकिन अगर जाट बिरादरी को ये टिकट देनी थी तो अभिमन्यु से बढ़िया कोई उम्मीदवार या नहीं हो सकता था। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से आते हैं, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं। रणजीत सिंह रतिया से चुनाव निर्दलीय जीते थे, उनकी कोई यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से 45,000 वोटों की हार हुई है भाजपा की कांग्रेस के उम्मीदवार के मुकाबले। अगर यह सीट कैप्टन अभिमन्यु के पास होती तो नारनौंद से जीतते, और उचाना से भी और उकलाना से इतनी बड़ी हार ना होती। कैप्टन अभिमन्यु इस सीट को बड़ी आसानी से जीत सकते थे, क्योंकि उनका पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा, अगर पार्टी के कार्यकर्ता भी काम ना करें तो उनकी अपनी एक ताकत है, एक सामाजिक है, पैसे वाला व्यक्ति है और वित्त मंत्री रहा है, नारनौंद में काम किया, एक सेगमेंट तो कम से कम कैप्टन अभिमन्यु के पास था ही। रणजीत सिंह 79 ईयर्स के हो चुके थे, और एक मैसेज भी था, जबकि उन्होंने चुनाव ठीक लड़ा, रणजीत सिंह ने, लोगों ने, यानी भाजपा के लोगों ने चुनाव वहां ठीक लड़ा, नहीं तो ये हार तो बहुत बड़ी होने वाली थी। लेकिन एक 79 ईयर्स के व्यक्ति को आप मंत्री भी निर्दलीय उसी को बनाते हो, पहली सरकार में भी, दूसरी में भी, और लोकसभा टिकट भी उसी को देते हो। केवल मुझे लगता है कुछ नेताओं की हत्या करने के लिए कोई नेता आगे ना बढ़े, रणजीत सिंह को लाकर हिसार पर बिठा दिया गया। मैं कहता हूं कि सबसे सेफ सीटों में हिसार सीट बन सकती थी, लेकिन भाजपा ने खुद के अपने कर्मों से उस सीट को खोया। सिरसा सीट की तो बात करना ही कई बार पहले 2-3 अंकों में कर चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं कि सिरसा की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि वहां रविंद्र बलियाला और ऐसे कई उम्मीदवार थे, अगर उनके पास टिकट होती तो कोई मामला ही नहीं था। जैसे ही अशोक तंवर को टिकट दी, पहले दिन ही वो गेम से बाहर होते ही चले गए, क्योंकि उनके बारे में, जब एक व्यक्ति के बारे में एंटी इनकम्बेंसी पहले ही दिन से शुरू हो जाए, जब सामने वाला ही उम्मीदवार ना हो, और फिर शैलजा के आने के बाद तो और ज्यादा, क्योंकि बड़ा नेता आ गया तो और मामला खराब हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, कुरुक्षेत्र की बात हो गई, फरीदाबाद और गुरुग्राम। फरीदाबाद में कंवर कृष्ण पाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे थे। हथीन एक सीट है, मुस्लिम डोमिनेट है, वहां 50,000 वोट से भाजपा को हार मिली, होडल से भी थोड़े वोटों से हार मिली। बाकी सेगमेंट में भाजपा जीती, और वो और ठीक ठाक मार्जिन से, जबकि पिछली बार मार्जिन उनका 5-5.5-6 लाख था, लेकिन इस बार उनका मार्जिन 1.5-2 लाख हो गया। लेकिन फिर भी बहुत सी चर्चाएं थी, क्योंकि वहां गुर्जर और गुर्जर, हुड्डा ने वहां भी गुर्जर को टिकट दी, और गुर्जर का मुकाबला था, और उनकी खिलाफत लोग बहुत बातें आती थी नहीं, लेकिन मुझे लगता था, मैंने कहा भी था कि वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, और वो चुनाव आसानी से जीते, और वो अब मंत्री फिर दोबारा से, पिछली योजना में मंत्री थे और अब भी मंत्री हो गए। यानी वो जीटी रोड बेल्ट की, जो मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, दक्षिण हरियाणा में तीसरी सीट, एक सीट राव इंद्रजीत, 3 विधानसभा है वहां मुस्लिम डोमिनेट, नूह, पुनाना, फिरोजपुर जिला। 2.5 लाख से ऊपर की हार 3 हलकों में हुई, 2.5 लाख की हार। उसके बावजूद भी वो, पिछली बार भी हुई थी 2.25 लाख की, इस बार 2.5 लाख की हुई, और राज बब्बर जैसा एक सीनियर स्टार आया, लेकिन वो एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी 80,000 के मार्जिन से लगभग अपनी सीट जीत ली। जबकि वहां भी एक भाजपा की इन फाइटिंग है, वरना वो 2 लाख से जीतते इसके बावजूद भी, क्योंकि राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा का जबरदस्त चेहरा है। लेकिन भाजपाओं के ही नेताओं ने तय कर रखा है कि भाजपा में रहते हुए राव इंद्रजीत को बढ़ने नहीं देना। पूरी कोशिश करते हैं हर चुनाव में, हर जगह। अगर ये मिलके चुनाव लड़े होते तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, लेकिन राव इंद्रजीत अपने दम पर फिर से चुनाव जीते, और 6 सेगमेंट में उनको ठीक ठाक सी, लेकिन बादशाहपुर और गुरुग्राम, इन 2 विधानसभाओं में उनको अच्छी खासी लीड मिली, और वो 2 लाख वोटों की, तो वो चुनाव 80,000 मार्जिन से जीत गए। और अपनी सीट जिताने के अलावा, जो देखे कमाल की बात है, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात करता हूं, उसके साथ गुरुग्राम के,
इतनी फंसी हुई सीट, मुझे लगता था कि ये सीट जीतना भाजपा के लिए बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जातीय समीकरण इस सीट पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे बना दिए थे, क्योंकि एक जाट चेहरा, और तीसरी बात चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी थी अहिरवाल में, वहां उधर गए नहीं, इधर ही रहते थे ज्यादा समय। अहिरवाल क्षेत्र की यानी कि यादव वाले क्षेत्र की 4 सीटें हैं, अटेली, नागल चौधरी, महेंद्रगढ़ ये और नारनौल, ये 4 सीट हैं। 5 सीट भिवानी, तोशाम, लोहारू, बाड़डा और दादरी। दादरी में बड़ी आसानी से भाजपा को जीत जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा वहां भी 5-1 हजार मतों से हार गई। लोहारू जेपी दलाल कृषि मंत्री, उनके हलके में हार बड़ी वाली। बाड़डा में बड़ी हार। 3 हलके जो महेंद्रगढ़ इसके भिवानी जिले के थे, जिसमें क्योंकि कैंडिडेट इस तरह सा था कि अहीर, कांग्रेस ने टिकट दी अहीर को यानी राव दान सिंह को, ये लग रहा था उधर तो तय है हारना धर्मवीर का, तो अपने क्षेत्र में जो जाट डोमिनेट किसानों वाला इलाका है वहां पर वो जीत जाएंगे, लेकिन वो 3 हलकों में हारे। केवल भिवानी शहर और तोशाम जो इसका इलाका है किरण चौधरी का, वहां 8,000 वोट से वो जीते। लेकिन कुल मिलाकर भिवानी दादरी जिले में उनको 5 सीटों में हार मिली, और जहां उनको हारना चाहिए था यादवों के अंदर अहीरवाल बेल्ट में 4 हलकों में, जहां राव दान सिंह महेंद्रगढ़ के विधायक भी हैं और उनका एक रुतबा भी है, तो वहां पर क्योंकि वहां भाजपा के भी विधायक हैं और राव इंद्रजीत का जो अपना एक मेहनत और वहां का इलाका है, क्योंकि पहले वो वहीं से लड़ते थे, उन 4 हलकों में भाजपा जीत गई। और तो और महेंद्रगढ़ सीट जहां से वो विधायक है राव दान सिंह, उस सीट पर भी भाजपा जीत गई। और भाग्य की बात होती है किसी की, क्योंकि चुनाव की गिनती जब चल रही थी तो किसी ने कहा कि जीत ये हो रही है तो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, तो भगवान को मानने वाले हैं धर्मवीर, सोहना से जाके एक बार चुनाव लड़े थे अपने क्षेत्र से 200 किलोमीटर, कोई जानता भी नहीं, वहां भी एमएलए बन के आ गए थे एक बार। और यहाँ भी वो सीधा 3 बजे खाटू जी चले गए, क्योंकि वो भगवान को मानने वाले हैं और उनको भगवान के आशीर्वाद से जीत मिल गई, जहां कल्पना नहीं थी। अहिरवाल अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी हार होने के बाद दूसरे क्षेत्र में जहां वो कभी गए नहीं, लेकिन वहां चुनाव जीत गए। यानी कि इस तरह से जो 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र की बात थी, उसमें अब बात करते हैं मूल कि भाजपा ने अपने आप को हराया। इसमें कांग्रेस की जीत जैसा कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब चुनाव है आने वाले विधानसभा के, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो परिस्थितियां अभी भी भाजपा अगर इस चुनाव को संभाले, बहुत सी बातें करूंगा किसी अंक में कि भाजपा को क्या क्या करना चाहिए, अगर भाजपा अपने आप को संभाले तो 3 महीने में होने वाले चुनाव में भाजपा फिर स्टैंड कर सकती है, क्योंकि 50-50 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है और 50-50 विधानसभाओं पर आपको बराबर की वो लगी है। लेकिन मोदी कहते हैं कि मोदी के नाम का वोट होता है, लेकिन विधानसभा में कम होता है, उस हिसाब से भी कम आना चाहिए। लेकिन ये चुनाव पूरी तरह विधानसभा की तरह ही क्या हो गया था, जातीय समीकरण पे अटक गया था। और कांग्रेस के जो टिकटार्थी थे उन्होंने दबाकर मेहनत की, और भाजपा वालों का तो भगवान ही था, यानी कि मोदी के सहारे ही उनको तो उम्मीद थी। लेकिन अगले चुनाव में, क्योंकि जातीय समीकरण मैंने पहले कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का विषय रहा, अब वो बनाएंगे क्या करते हैं। लेकिन अगर चाहें बैठकर भाजपा सोचे और सही टेक्निक से बनाए तो कांग्रेस को हराना मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरा अपना जो आकलन कहता है कि भाजपा में जो लॉबी हैवी है वही लॉबी हैवी रहेगी। और क्योंकि जैसे नायब सिंह सैनी वाला ही मामला है, उसको खुलकर मुख्यमंत्री का चेहरा आज तक बनने ही नहीं दिया पाया गया। मुझे लगता है कि इन फाइटिंग और दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में कि मेरी ही चले, मेरा ही सिस्टम बने, उसको रखने के लिए भाजपा विधानसभा चुनाव भी बुरी तरह हारेगी। अगर भाजपा ने इसके अंदर सुधार नहीं किया तो भाजपा अगर यही रहा कि मुझे तो उसको नहीं बढ़ने देना, मुझे तो उसकी टांग काटनी है, इसकी टिकट काट दो, केवल इसलिए काट दो कि मेरा भला हो, इसको चौधरी ना बनने दूं, इसको नेता ना बनने दूं, अगर यही काम भाजपा ने, मुझे लगता होगा यही, अगर इसमें सुधार कर लिया तो भाजपा
बड़े अच्छे ढंग से अभी भी मेहनत करके विधानसभा चुनाव जीत जाएगी, वरना भाजपा की बहुत बुरी स्थिति है। मेरे एक मित्र हैं, ऊपर सामाजिक व्यक्ति हैं, उनका भाजपा में, उनके अब नाम नहीं बता सकता, कि बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। तो उनका परसों फोन आया कि अनिल जी ऐसे ऐसे बात है, कौन कौन सी सीटों पर क्या स्थिति है। मैंने बताया इसी सीट पर कुछ सीटें, 10 सीट मैंने उनको बताई, ये सीट अगर आप इस तरह करोगे तो ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी ऊपर बात करनी है, तो किसी ने जिम्मेवारी लगाई है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में भी, तो 5-7 दिन में और रिसर्च किया जाए। तो मैंने उनको बताया ठीक है, लेकिन मेरा रिसर्च यही है, आप कुछ भी बता लो, जब इन फाइटिंग में यानी कि पार्टी दल से बड़ा व्यक्तिगत स्वार्थ रहेगा, भाजपा कहती है देश पहले, दल दूसरे पे और व्यक्तिगत तीसरे पे, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत ज्यादा चल रहा है और लोकसभा चुनाव में भी चला। अगर व्यक्तिगत ज्यादा रहा तो भाजपा को हरियाणा में बहुत बुरी तरह से हारना होगा। यानी कि अगले किसी अंक में भी हम बात करेंगे एक एक विधानसभा की, क्या, क्योंकि जातीय समीकरण बिठाने पड़ेंगे, जिद नहीं चलने वाली कि हाँ हम जो करेंगे वही होगा। तो किसी और में हम 90 की 90 विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज केवल पोस्टमार्टम यही था कि भाजपा अभी भी बच सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जब बुरी स्थिति हुई है तो 10 से 10 हार गई थी कांग्रेस। भाजपा आज भी 5 सीट जीती है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है। अगर भाजपा, क्योंकि कई बातें वीडियो में बताने की लायक नहीं होती कि ये करने से, क्योंकि कई परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक भी व्यक्ति का हिसाब रहता है, तो भाजपा अगर मेहनत करेगी तो इन चुनावों में यानी अक्टूबर 2024 के चुनाव में कुछ फाइट कर सकती है। यही आज का पोस्टमार्टम था 10 की 10 लोकसभा, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है, नहीं तो एक एक विधानसभा के बारे में अभी भी खोल के बताया जा सकता था कि राव इंद्रजीत को कहाँ किसने नुकसान किया, रेवाड़ी के अंदर किसने, क्योंकि इन फाइटिंग का जो मामला है वो रहता ही है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरी ये बात पसंद आए तो मेरे चैनल मेरा भारत मेरी बात को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।